हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार्ट जो है, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट डेफिनेशन जो है वो इस वीडियो में सारे में इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एजेंट कौन होता है? देखो, जो ओनर एक अलग होता है, ठीक है, उसके बिहाफ पे जो भी काम कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, तो वो होता है एजेंट। एग्रीगेटर कौन है? देखो यहाँ पे देखो, एग्रीगेटर मतलब ये जो सारे सर्विसेज है, राइड शेयरिंग सर्विसेज, उबर, जोमेटो, अमेजोन क्या है? कंटेंट एंड मीडिया सर्विस। तो ये जो है ये सारे एग्रीगेटर में आते हैं। मतलब हम लोग कंज्यूमर है, ठीक है, हमको जो भी सर्विस चाहिए, ठीक है, तो वो सर्विस प्रोवाइड कौन कराता है? एग्रीगेटर प्रोवाइड कराते हैं। एग्रीगेटर के यहाँ जो वर्कर्स है काम कर रहे, ठीक है, जैसे ड्राइवर्स, डिलीवरी पार्टनर, ये सर्विस प्रोवाइडर है। तो सर्विस प्रोवाइडर को और कंज्यूमर को कनेक्ट करने का जो प्लेटफॉर्म है, तो वो हो गया एग्रीगेटर, ठीक है, उसको समझो। अभी इनका रोल क्या है इसमें कि वो फैसिलिटेट करते हैं ट्रांजैक्शन को बाय गिविंग टुगेदर दोज हु नीड सर्विस एंड दोज हु प्रोवाइड इट। ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हम लोग कंज्यूम करते हैं, तो इन दोनों को मिलाने का काम है एग्रीगेटर का। अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ये पहले नहीं था, ये जो है ना उबर, जोमेटो, अमेजोन, ये ठीक है सोशल सिक्योरिटी में अभी इनको भी, यहाँ पे जो भी वर्कर्स है काम कर रहे हैं, तो उनको भी इंक्लूड किया है सोशल सिक्योरिटी में। उनको पहले ऐसा कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं था। तो इंपॉर्टेंट प्रोविजन यहाँ पे देखो, एग्रीगेटर को कुछ अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है टू सोशल सिक्योरिटी फंड, जिसका बेनिफिट इनको मिलेगा, जो यहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनको मिलेगा। तो इनका कितना कंट्रीब्यूट करना है, ये नंबर याद रखो, एग्जाम में ये नंबर पूछ सकते हैं। तो बिटवीन 1% एंड 2% ऑफ एनुअल टर्नओवर, बट यहाँ पे कैच है, बट इट कैनॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल अमाउंट पेड टू वर्कर। मतलब सपोज जो वर्कर्स है, सपोज जोमेटो ले लो, जोमेटो में जो वर्कर काम करते हैं, डिलीवरी पार्टनर, सपोज उनको टोटल 10 करोड़ रुपए पे किए ओवरऑल एक साल में, तो उसका 5% कितना होता है? 50 लाख रुपए, ठीक है। और जोमेटो का टर्नओवर मान लो कि 100 करोड़ का है, तो उसका मैक्सिमम ले लो 2%। 2% कितना आएगा? 2 करोड़। तो 2 करोड़ और 50 लाख में से उनको क्या करना है? कैनॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल अमाउंट पेड टू वर्कर। मतलब 50 लाख से ज्यादा अमाउंट उनको सोशल सिक्योरिटी फंड में डालना नहीं है। मतलब देख रहे हो तुम कि टर्नओवर ऑफ कोर्स ज्यादा रहेगा और जो वर्कर को पेमेंट जा रहा है तो कम ही रहेगा ना, तो उसका 5% डाल दिया है, तो वो कम ही पैसा इन शॉर्ट कि सोशल सिक्योरिटी फंड में जा रहा है। वो चाहे तो ऐसा भी बोल सकते थे कि जो भी टर्नओवर है उसका 2% या फिर 1% डाल दो, लेकिन उन्होंने बट लिख के ये लिखा है, कैनॉट एक्सीड 5% ऑफ टोटल अमाउंट पेड टू वर्कर्स। चलो कोई बात नहीं, एटलीस्ट कुछ तो पैसा जा रहा है सोशल सिक्योरिटी फंड में। 2 करोड़ सही, 2 करोड़ नहीं सही, 50 लाख तो जा रहे हैं, ठीक है। अप टू 50 लाख दे कैन पे इनटू सोशल सिक्योरिटी फंड, ठीक है। तो ये कैच है, इसको समझो। वेलफेयर कंट्रीब्यूशन, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्रीगेटर की डेफिनेशन भी आपको समझ में आ गई होगी आई थिंक। डिजिटल इंटरमीडिएट मार्केट प्लेस इनेबल करते, बायर को और कंज्यूमर को कनेक्ट करने का काम करते हैं। देन नेक्स्ट डेफिनेशन देखो, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, ये तो यार इजी है, मतलब ये रेलवे, माइन, स्पोर्ट्स जो भी है, इनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, बाकियों के लिए स्टेट गवर्नमेंट है। फिर देखो, हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ऑक्यूपायर, जिस पर्सन का अल्टीमेट कंट्रोल रहता है फैक्ट्री के ऊपर, तो वो होता है ऑक्यूपायर। रिकवरी ऑफिसर, ये पीएफ का जब पढ़ेंगे ना, पीएफ एक्ट, तो वहां पे ये कंसेप्ट आता है रिकवरी ऑफिसर। ये कोई एम्प्लॉयर अगर अपना पीएफ नहीं दे रहा तो उसको ये जाके रिकवर करता है। इसके पास बहुत सारी पावर होती है, क्या पावर होती है वो भी मैं बताऊंगा उस वीडियो में, ठीक है। तो ये ऑफिशियल है, अथोराइज्ड बाय गवर्नमेंट टू कलेक्ट अनपेड ड्यू एरियर, तो ये जाता है रिकवरी करने, ठीक है। ट्राइब्यूनल, देखो यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंडर जो कॉन्स्टिट्यूट होता है डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए, तो वो होता है ट्राइब्यूनल, उसी को बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल या ट्राइब्यूनल। अब देखो बिल्डिंग वर्कर है, कोई मैनुअल काम कर रहा है, टेक्निकल क्लेरिकल वर्क कंस्ट्रक्शन में, तो वो हो गया बिल्डिंग वर्कर। लेकिन यहाँ पे कैच क्या है, जो मैनेजर सुपरवाइजर है उनको एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन का काम जो मैनेज कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, वो ऑफकोर्स सिंपल सी बात है, बिल्डिंग वर्कर में कैसे आएगा वो। कॉन्ट्रैक्ट लेबर, जिसको कॉन्ट्रैक्टर ने हायर किया है काम करने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के, तो वो होगा कॉन्ट्रैक्ट लेबर।
एम्प्लॉय की डेफिनेशन देखो, जो काम कर रहा है वेजेस के लिए जो काम करेगा तो उसको बोले एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय और वर्कर में क्या फर्क है? देखो फर्क ऐसा कुछ है नहीं। जो ईपीएफ और ईएसआई जो है ना, प्रोविडेंट फंड और स्टेट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, तो यहाँ पे वेज सीलिंग डाल दिया, स्पेसिफिक वेज सीलिंग। उतने वेज सीलिंग के अंदर अगर आपकी सैलरी है तो ऑटोमेटिकली आप ये एक्ट में कवर हो जाते हो। तो जो भी वो कवर हो रहे हैं वो सब एम्प्लॉय माने जाएंगे। जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए 15,000 का सीलिंग डाला है, तो जिनकी सैलरी 15,000 या उससे नीचे है तो वो ऑटोमेटिक प्रोविडेंट फंड एक्ट के अंदर कवर है। जिनकी सैलरी इंश्योरेंस के लिए 21,000 का लिमिट है, 21,000, जिनकी सैलरी इतनी या इससे कम है तो ऑटोमेटिकली वो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर कवर हो जा रहा है। तो कुछ के लिए ऐसा लिखा है कि वर्किंग फॉर वेजेस, कुछ के लिए स्पेसिफिक सीलिंग भी डाल दी है, तो वही है एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर मतलब जो जॉब दे रहा है, तो चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कोई कंपनी है वो खुद से तो सारे वर्कर को नहीं हायर करती, कुछ बीच में कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो जाके वर्कर्स को हायर करते हैं, तो ये भी एम्प्लॉयर होगा, ठीक है। मतलब एम्प्लॉय ने इनका पीएफ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने इनका ईएफ कंट्रीब्यूशन नहीं दिया वर्कर्स का, तो वो जो मेन कंपनी है उसको देना पड़ेगा। ये पीएफ में हम पढ़ेंगे। तो कॉन्ट्रैक्टर को भी एम्प्लॉयर बोला है यहाँ पे, ये याद रखो। फिर ये तो ऑलरेडी है, जो फैक्ट्री को ऑक्यूपाई किया है माइन ओनर, वो तो हो गया है। देन फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, ये नया डेफिनेशन ऐड किया इसमें। एक परमानेंट एम्प्लॉय होता है, एक फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होता है। परमानेंट एम्प्लॉय परमानेंट होता है और फिक्स टर्म के लिए होता है। सिंपल है, वही है रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन उसको हायर किया थ्रू रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट फॉर स्पेसिफिक पीरियड। उनको सेम बेनिफिट मिलते हैं जो परमानेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं। आजकल तो जैसे IIT IIM हो गए, वहां पर भी कुछ प्रोफेसर ऐसे काम करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, मतलब 5 साल के लिए, कोई 2 साल के लिए। तो वो परमानेंट एम्प्लॉय की तरह ही है, लेकिन परमानेंट नहीं है। मतलब बेनिफिट सेम है दोनों के, लेकिन वो सिर्फ 2 साल, 5 साल, 3 साल, जैसे भी कॉन्ट्रैक्ट में होगा उसके हिसाब से। तो थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी इसके वजह से लाई है उन्होंने। अब ये समझो गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर में क्या डिफरेंस है। कोई ट्रेडिशनल आउटसाइड बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप के आउटसाइड कोई कमा रहा है काम करके, तो वो गिग वर्कर, जैसे फ्रीलांसिंग हो गए। और प्लेटफॉर्म वर्कर क्या होता है? जो ऐप बेस्ड डिलीवरी या राइड शेयरिंग है, प्लेटफॉर्म जो है ऑनलाइन, उस पे उसको काम मिला है। नॉट ऑल गिग वर्कर्स आर प्लेटफॉर्म वर्कर्स, इसको समझो। ये उबर, जोमेटो, स्विगी, ठीक है, अर्बन कंपनी का प्लम्बर सपोज, ये जो है वो प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म के बेसिस पे उनको काम मिला है, तो वो सारे के सारे प्लेटफॉर्म वर्कर है। लेकिन वो आउटसाइड एम्प्लॉय, ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर ही है ना, तो वो गिग वर्कर भी है। तो ये जो है वो गिग वर्कर भी है और प्लेटफॉर्म वर्कर भी है। लेकिन कोई प्राइवेट ट्यूशन ले रहा है, कोई ग्राफिक डिजाइन फ्रीलांसिंग में कर रहा है, वेडिंग फोटोग्राफर हो गया, तो वो किसी ऐप के बेसिस पे नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो क्लाइंट उनको हायर कर रहे हैं, तो वो हो गए गिग वर्कर। उनका प्लेटफॉर्म से कोई रिलेशन नहीं है, तो वो ऑनलाइन किसी ऐप से वो कनेक्ट नहीं होते हैं यहाँ पे। तो ये जो है ये गिग वर्कर है, लेकिन प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं है। तो सारे के सारे गिग वर्कर जो है, नॉट ऑल गिग वर्कर्स आर प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग तो है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है। तो ये डेफिनेशन है, डिफरेंस समझो इसमें कि सारे गिग वर्कर प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं होते। जैसे ये फ्रीलांसर, ट्यूटर, जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है थ्रू, मतलब वो उसका जो ट्यूटर है उसका कैसे पता चल रहा है स्टूडेंट को? थ्रू वर्ड, अरे यहाँ पे अच्छा पढ़ा रहा है तो जाके वहां पे कोई ट्यूशन लगा, तो वो हो गया। कोई ऐप से वो कनेक्टेड नहीं है, तो वही है गिग वर्कर, लेकिन प्लेटफॉर्म वर्कर नहीं है। अब होम बेस्ड वर्कर देखो, पर्सन मेकिंग गुड और प्रोवाइडिंग सर्विसेज एट होम फॉर एम्प्लॉयर, मतलब एम्प्लॉयर की फैक्ट्री या फिर उसका जो ऑफिस है वो कहीं और है, लेकिन उसके लिए काम कर रहे हैं जो वर्कर्स है वो अपने अपने घरों में काम कर रहे हैं। जैसे देखो क्या होता है, सपोज फुटबॉल बनाना है, ठीक है, फुटबॉल, तो फुटबॉल का क्या है, कंपनी क्या करती है, अपना रॉ मटेरियल ऐसे गांव में जाके लोगों को बांट देती है।
तो गांव के लोग अपने घर में वो फुटबॉल बनाते हैं, और जब बन जाता है तो कंपनी के लोग आके ले जाते हैं और बाद में बेचते हैं, बदले में इनको वेजेस मिलते हैं, सैलरी। तो वो हो गए होम बेस्ड वर्कर। अब इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर देखो, वर्कर रिक्रूटेड इन वन स्टेट, लेकिन वो काम कर रहा है दूसरे स्टेट में, लेकिन यहाँ पे सीलिंग देखो 18,000 पर मंथ की है, मतलब 18,000 रुपए या फिर इससे नीचे आपकी अगर सैलरी है और आप एक स्टेट में रिक्रूट किए दूसरे स्टेट में काम कर रहे हैं, तो फिर आप इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन में आते हो। अगर आपकी सैलरी इससे ऊपर है तो फिर नहीं आते, ठीक है। तो फिर वो तो आप एम्प्लॉय हो गए ना, फिर एम्प्लॉय में आएंगे, बाकी किसी और उसमें आएंगे, ठीक है, लेकिन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर में नहीं आएंगे। ये वर्कर लोगों की प्रोटेक्शन के लिए डेफिनेशन अलग से बनाई है। तो ये मैंने ऑलरेडी बताया प्लेटफॉर्म वर्कर गिग में क्या डिफरेंस है, इसको समझो। देन देखो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर क्या है, और देखो सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर मतलब कोई काम कर रहा है फॉर देम सेल्फ इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड, समवन वर्किंग फॉर देम सेल्फ। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, यहाँ पे देखो होम बेस्ड वर्कर हो गए, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए, वर्कर इन ऑर्गेनाइज सेक्टर जो कवर नहीं है बाकी लेबर लॉज में, तो वो भी अनऑर्गेनाइज वर्कर बोलेंगे। यहाँ पे डेफिनेशन में काफी सिमिलरिटी लगेंगे आपको, लेकिन वो सिमिलरिटी भी है, ठीक है, सिमिलरिटी है कुछ कुछ डेफिनेशन में, ठीक है। तो ये हो गया, ये जो अभी हमने पढ़ा था होम बेस्ड वर्कर या फिर अभी सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, अपने लिए काम कर रहे हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में है लेकिन वो पीएफ या फिर ईएसआई उसमें कवर नहीं है, तो वो भी उनको भी अनऑर्गेनाइज माना जाएगा। इसका क्या लॉजिक है ये भी मैं बताऊंगा, क्योंकि ताकि उनको भी कोई प्रोटेक्शन मिले सोशल सिक्योरिटी का, इसलिए वो बनाया ऐसे डेफिनेशन। वेज वर्कर पर्सन इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्किंग फॉर पे, वेजेस के लिए जो काम कर रहा है, इंक्लूडिंग डोमेस्टिक वर्कर, कैजुअल वर्कर। देखो बहुत सारे डेफिनेशन ऐसे लगेंगे, मतलब ये भी तो है ना, वो वेज वर्कर जो है ये भी तो अनऑर्गेनाइज्ड है, यहाँ पे लिखा है वही, लेकिन इनको वेज वर्कर बोला जाता है। देखो अभी वर्क प्लेस एंड सेक्टर, बिल्डिंग वर्क या फिर अदर कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे बोलते हैं। पहला तो ये अंडर 50 लाख का जो भी आप कंस्ट्रक्ट करो वो होना चाहिए, चाहे आप रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ। लेकिन फैक्ट्री कंस्ट्रक्शन, स्मॉल प्राइवेट होम जो बना रहे वो इससे एक्सक्लूडेड है। करियर सेंटर मतलब कोई ऑफिस है, पोर्टल जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होती है, लोगों को हेल्प करता है टू फाइंड जॉब और प्रोवाइड काउंसलिंग। डॉक वर्क, देखो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट बताता हूं मैं। यहाँ पे देखो फैक्ट्री जहाँ पे 10 से ज्यादा वर्क, 10 या 10 से ज्यादा है विथ पावर, तो वो हो गई फैक्ट्री। या फिर 20 वर्कर है विदाउट पावर, मतलब विदाउट पावर है तो 20 वर्कर्स होने चाहिए, विथ पावर है तो 10 होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे फैक्ट्री। यहाँ पे एक्सक्लूड क्या क्या होता है, देखो फैक्ट्री में क्या क्या नहीं आता, माइन, होटल, रेस्टोरेंट, ये फैक्ट्रीज में नहीं आता, ये इंपॉर्टेंट है। 10 वर्कर, 10 से ज्यादा विथ पावर, 20 या 20 से ज्यादा विदाउट पावर, और ये सब नहीं आते, माइन, होटल, रेस्टोरेंट। देखो देन यहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहां पर मेकिंग, रिपेयरिंग, क्लीनिंग, एडाप्टिंग प्रोडक्ट्स वो काम होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है। माइंस, ऑयल फील्ड, ये इनका अलग डिफाइन किया है माइंस एक्ट में, ऑयल फील्ड एक्ट में। प्लांटेशन का इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे लार्ज फार्म 5 हेक्टर से ज़्यादा, 5 हेक्टर प्लस है, तो ये फैक्ट याद रखो इंपॉर्टेंट। जहाँ पे टी, कॉफी, रबर, नोटिफाइड प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं। पोर्ट्स का वही है कि पोर्ट्स एक्ट में डिफाइन किया है। सीजनल फैक्टर, देखो सीजनल फैक्टर क्या है, कोई भी फैक्ट्री जो स्पेसिफिक सीजन में काम, जैसे शुगर फैक्ट्री हो गई, कॉटन फैक्ट्री, यूजुअली 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने तक ये काम होते हैं, साल भर इनका काम नहीं होता।
अनऑर्गेनाइज सेक्टर किसे बोलते हैं? स्मॉल बिजनेसेस ओन्ड बाय इंडिविजुअल और सेल्फ एम्प्लॉयड विथ फ्यूअर देन 10 वर्कर्स। सेल्फ एम्प्लॉयड है लेकिन 10 से कम लोग काम करें तो वो होगा अनऑर्गेनाइज सेक्टर। और स्मॉल बिजनेस ओन बाय अपना अपना खुद का चल रहा है तो वो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगा। देखो कॉम्पेंसेशन, मनी पेड फॉर इंजरीज और डेथ एज रिक्वायर्ड बाय लॉ, वो अगर मिल रहा है तो कॉम्पेंसेशन। कंट्रीब्यूशन मतलब जो आपका सैलरी से कट रहा है पैसा प्रोविडेंट फंड में इंश्योरेंस का, तो वो कंट्रीब्यूशन हो गया। मैटरनिटी बेनिफिट्स, जो बेनिफिट मिलते हैं वुमन को ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। वेजेस, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वेजेस। वेजेस में क्या क्या आता है? कैश में जो पैसा मिल रहा है, बेसिक पे डीए एंड रिटर्निंग अलाउंस। यहाँ पे क्या नहीं आता इंपॉर्टेंट है, या चारे नहीं आता, बोनस अनलेस दो एक्सक्लूडेड पार्ट मेकअप मोर देन 50%। ये जो 50% का लॉजिक है ना, मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। हेल्थ एंड फैमिली, यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे वेजेस में वही है, जो भी बेसिक पे डीए और रिटर्निंग अलाउंस है वही आपका वेज माना जाएगा, बाकी जो भी है वो सब एक्सक्लूडेड है। लेकिन ये कैच है 50% का, बाकी अगर 50% से ज़्यादा हो रहा है टोटल सैलरी से तो उसको इंक्लूड करते हैं वेजेस में। अब कैसे करते हैं बताता हूँ। चाइल्ड, फॉर मैटरनिटी बेनिफिट के लिए चाइल्ड का डेफिनेशन दिया है यहाँ पे। स्टिल बॉर्न चाइल्ड भी है। स्टिल बॉर्न मतलब चिल्ड्रन हु हैज बॉर्न डेड, मतलब मरा हुआ अगर कोई पैदा हुआ तो उसको भी चाइल्ड के डेफिनेशन में रखा है। कमीशनिंग मदर मतलब बायोलॉजिकल मदर है हु हैज हर एम्ब्रियो इम्प्लांटेड इन अनदर वुमन, मतलब उसका जो एम्ब्रियो है बायोलॉजिकल मदर है, उसका एम्ब्रियो किसी दूसरे वुमन में इम्प्लांट किया है, तो बर्थ तो ये दूसरी वुमन देगी लेकिन उसकी एक्चुअल बायोलॉजिकल मॉम ये है, तो ये जो है उसको बोलेंगे कमीशनिंग मदर। तो सरोगेसी के केस में ये डेफिनेशन काम आता है। कन्फाइनमेंट मतलब 26 वीक्स ऑफ एटलीस्ट गिविंग बर्थ आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 26 वीक हो गई उसके बाद अगर बर्थ हो रहा है तो उसको बोलेंगे कन्फाइनमेंट। और 26 वीक से पहले अगर ये होता है जो भी एक्सपल्शन होता है, मतलब कंटेंट ऑफ प्रेग्नेंट यूटेरस जो भी है वो अगर बाहर आ जाता है कंटेंट, तो उसको बोलते हैं मिसकैरेज। तो मिसकैरेज और कन्फाइनमेंट में कंफ्यूज नहीं होना। कन्फाइनमेंट मतलब बर्थ हो रही है यहाँ पे आफ्टर 26 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, उससे पहले अगर मतलब ये हो जाता है तो मतलब एक्सपल्शन होता है, जो भी कंटेंट है यूटेरस में, मतलब जब अनबॉर्न चाइल्ड है वो भी पूरा बना नहीं है लेकिन वो प्रॉपर नेचुरली वो बाहर फेंक दिया जाता है, उसकी बर्थ नहीं होती, मतलब वो डेड ही मान लो, मतलब डेड ही होता है वो, तो मिसकैरेज हो जाता है ना, तो वो हो गया मिसकैरेज। डिलीवरी में लिखा है बर्थ ऑफ चाइल्ड, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि बर्थ ऑफ लिविंग चाइल्ड या डेड चाइल्ड, जैसे भी हो वो डिलीवरी है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है। डिपेंडेंट मतलब फैमिली मेंबर्स हु रिलाई ऑन डिसीज्ड एम्प्लॉयज अर्निंग, एम्प्लॉय के डेथ के बाद वो जो भी इस पे डिपेंडेंट है वो उनको बोलेंगे डिपेंडेंट। फिर देखो माइनर, एनीवन अंडर 18 वो हो गया माइनर। मिसकैरेज मैंने बताया कि लूजिंग प्रेगनेंसी बिफोर 26 वीक, ऑटोमेटिकली नेचुरली होता है ये, तो 26 वीक से पहले हो रहा है तो वो मिसकैरेज। ऑक्यूपेशनल डिसीज ये तो सिंपल है, जॉब से रिलेटेड आपको कोई डिसीज हो रहा है जैसे सिलिकोसिस हो गया तो वो ऑक्यूपेशनल डिसीज है। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कब बोलेंगे? 12 मंथ ऑफ कंटिन्यूस वर्क उसको बोलते हैं कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। परमानेंट, पार्शियल और टोटल डिसेबिलिटी। पार्शियल मतलब वो एबिलिटी टू अर्न उसको क्या करता है, रिड्यूस करता है। और परमानेंट टोटल कहाँ किसको बोलेंगे? वो दैट स्टॉप्स वर्कर फ्रॉम डूइंग एनी वर्क, कुछ भी नहीं कर सकता वो, तो वो टोटल डिसेबलमेंट में आ जाएगा। रिटायरमेंट और सुपरएनुएशन में फर्क है। सुपरएनुएशन मतलब आप उसके बाद काम ही नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ईपीएफ एक्ट के अंदर 58 है 58, उसके बाद आपको जॉब छोड़ना पड़ेगा। उससे पहले अगर आपने जॉब छोड़ा वॉलंटरी रिटायरमेंट, तो वो रिटायरमेंट होता है, उसको रिटायरमेंट बोलते हैं। किसी भी रीजन से सपोज छोड़ दिया
तो वो रिटायरमेंट होगा। अब देखो ये बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड वगैरह बनाते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर। सेंट्रल बोर्ड जो बनता है वो पीएफ जो है प्रोविडेंट फंड, वो जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होता है ईपीएफ के लिए, तो वो बोर्ड को ही सेंट्रल बोर्ड बोलते हैं। प्रोविडेंट फंड कमिश्नर हेड ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका ये हेड होता है, सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। कॉर्पोरेशन का मतलब ये स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, तो ये आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। ये इंश्योरेंस फंड, ये जो है फंड फॉर लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट, तो ये वो वाला फंड है इंश्योरेंस का। तो इंश्योरेंस फंड बोले तो समझ में आओ कि ये एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस है। फिर इंपॉर्टेंट यही है नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, ये बोर्ड क्रिएट करा है फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के वेलफेयर के लिए, सोशल सिक्योरिटी बोर्ड। ये बोर्ड वगैरह सब डिटेल में आगे आने वाला है, यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहा है। ये पेंशन फंड, फिर पेंशन स्कीम, प्रोविडेंट फंड, ये तो सिंपल सी बात है ईपीएफ के लिए वगैरह। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, जो भी प्रोटेक्शन मिल रहा है, हेल्थ केयर मनी प्रोवाइड हो रहा है वर्कर को फॉर ओल्ड एज, सिकनेस, इंजरी, तो वो सोशल सिक्योरिटी हो गई। देन यहाँ पे देखो ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, जो चिल्ड्रन है वहाँ पे चाइल्ड एक्ट है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, तो वहाँ पे ये डेफिनेशन दी ऑडियो विजुअल, टीवी, वेब सीरीज, एनिमेशन, एटलीस्ट पार्टली इन इंडिया, जो बना है इंडिया में। कंपनी जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, फिर गिग वर्कर, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया है, सोशल सिक्योरिटी फंड ये भी देखा है। अब इम्पोर्टेंट देखो यहाँ पे कि ये होम बेस्ड वर्कर, सेल्फ एम्प्लॉयड और वेज वर्कर, ये तीन कोर कैटेगरी वर्कर की। डेफिनेशन आइडेंटिफाइज 3 स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ पीपल हु आर कंसिडर्ड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर। तो ये जो 3 टाइप है उनको बोला जाता है, ये मतलब ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर में आता है। और सेक्टर अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड, ये 2 सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज्ड फ्यूअर देन 10 वर्कर, अगर कोई एम्प्लॉय कर रहे, ऑलरेडी मैंने बताया। तो यहाँ पे कैच क्या आया था, मैंने बताया कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर है, लेकिन दे आर नॉट कवर्ड बाय दिस एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी, मैटरनिटी बेनिफिट, एम्प्लॉय कंपेंसेशन। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करे लेकिन ये एक्ट के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, तो वो लेकिन वो फिर भी अनऑर्गेनाइज में आ रहे वो, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो कोई प्रोटेक्शन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। तो वही है, अगर कोई क्वेश्चन आए कि जो सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले सारे के सारे ये है ऑर्गेनाइज्ड वर्कर है, तो नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर भी हो सकते हैं। कौन हो सकते हैं? जिनको ये लाभ नहीं मिल रहा, ठीक है, ये एक्ट के अंडर कवर नहीं है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, जो वर्कर है उनको बेनिफिट मिले, इसीलिए। अब पेमेंट इन काइंड जो है, वेजेस की डेफिनेशन में देखो पेमेंट इन काइंड भी लिखा है वहां पे। वेजेस जो कैलकुलेट होता है, वेज इज यूज्ड टू कैलकुलेट मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन फॉर बेनिफिट। जो प्रोविडेंट फंड इंश्योरेंस में जो पैसा कट होगा तो उसके लिए सैलरी में से कुछ अमाउंट कट होगा, ठीक है। लेकिन उसी के साथ साथ एम्प्लॉयर क्या करता है, कभी कभी कुछ इन काइंड भी प्रोवाइड करता है। इन काइंड मतलब आपको खाना दे दिया, ठीक है, तो वो अगर आपको कोई गिफ्ट दे दिया तो वो भी वेजेस में आता है, लेकिन वहां पे 15% का थ्रेशोल्ड है। ये इसको समझो क्या है। सपोज आपको कैश में पैसा 15,000 रुपये मिल रहा है, ठीक है, और सपोज आपको कैंटीन का खाना मिल रहा है फ्री का, महीने का 5,000 रुपये वर्थ है उसका, मतलब 5,000 रुपये का खाना कंपनी दे रही है, तो टोटल वेज 20,000 हो गया क्या? तो पहले तो समझो कि 5,000 रुपये खाना मिल रहा है, वो टोटल वेज के कितने परसेंट है? 5,000 रुपये 20,000 के 25% है। लेकिन कैच क्या है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनली 15% ऑफ टोटल वेज, उसी को कैलकुलेट करेंगे।
तो 20,000 का 15% कितना हो गया, 3,000 रुपये। तो 3,000 रुपये ही वेजेस में कैलकुलेट करेंगे। तो कैश में जो मिल रहा है आपको 15,000, वो प्लस 3,000, तो टोटल आपका वेज हो गया 18,000। और ये जो 18,000 है ना, इसी में से कट होगा फिर पीएफ का जो भी कंट्रीब्यूशन कट रहा है, इसका 12%, इसका 12% इतना कट होगा। और इतना एम्प्लॉयर को भी देना है और एम्प्लॉय को भी देना है, ठीक है। अब देखो 50% का रूल देखो, मैंने बताया कि वेजेस में जो भी क्या क्या इंक्लूडेड है, देखो बोनस, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, ये सब एक्सक्लूडेड है। फिर ट्रैवल अलाउंस जो मिलता है, कंसेशन, पीएफ पेंशन में जो पैसा जा रहा है वो सब वेजेस में नहीं आता। हाउस अकोमोडेशन मिल रहा है आपको, दीज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम वेजेस। लेकिन कैच 50% का ये रूल को समझो। अगर फॉर एग्जांपल देखो, अगर आपकी ये जो है ना, ये जो सारे आपके अलाउंस मिल रहे हैं, ये आपके वेजेस जो है, वेजेस मतलब ये बेसिक पे, डीए एंड रिटर्निंग अलाउंस, ये तीनों मिला के जितना भी बन रहा है उसके 50% से ज़्यादा अगर आपको ये मिल रहा है तो फिर ये रूल लागू होता है। जैसे देखो, एक्सीडिंग 50% लिमिट, बेसिक पे और डीए मिला के सबको आप 10,000 ही रुपये आपका वेज है, लेकिन कंपनी एचआरए, कन्वीनियंस कमीशन, इसके तौर पे आपको 40,000 दे रहे हैं। तो टोटल आपके मंथली 50,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन ये टोटल वेजेस नहीं मानते। 10,000 रुपये जो एक्ट में लिखा है वही मानते हैं। तो 10,000 रुपये का 12% तो बहुत कम होगा। मतलब एम्प्लॉयर क्या करते हैं, जानबूझकर कभी कभी क्या करते हैं कि बेसिक इस पे कैलकुलेट होता है ना, प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉयर को कितना देना, तो ये जानबूझ के कम रखते हैं और बाकी सब कमीशन, कन्वेंस, एचआरए इसमें डाल देते हैं। तो जो कंपनी है उसका जो कंट्रीब्यूट करने का जो पैसा है वो कम हो जाता है, कंपनी की लायबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है। इसके वजह से करते हैं ताकि, ठीक है। तो समझो कि ये कंपनी ना कर पाए, इसीलिए 50% का लिमिट लाया है। अब टोटल रिम्यूनरेशन देखो 50,000, तो अलाउंस कितना है, 40,000 अलाउंस है। मतलब टोटल सैलरी के 80% आपको अलाउंस ही मिल रहा है। तो ये तो 50% से ज़्यादा हो गया ना, 80%। तो ये रूल लागू होता है। तो कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, देखो 40,000 अलाउंस है, 50% थ्रेशोल्ड कितना होता है, जो बेसिक वेज 50,000 है उसका 50% 25,000 हो गया। तो 40 - 25, 15,000 रुपये ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तो वो आपके वेजेस में ऐड होगा। तो आपके जो 25,000 वेज हो गए, और इस पे पीएफ कटेगा आपका। मतलब इस पर एम्प्लॉयर को 12% सरकार को प्रोविडेंट फंड में डालने, पहले 10,000 रुपये डालने होते थे, लेकिन ये 50% सरकार ने लिमिट लगा रखा है। इसके वजह से अब उसको 25,000 रुपये, मतलब सोशल सिक्योरिटी के लिए देखो ये किया है। कंपनीज क्या करती है, जानबूझकर आपका वेज बेसिक पे कम रखती है और बहुत सारा पैसा आपको कमीशन, एचआरए इसके तौर पे देती है। तो ये ना हो, ठीक है, इसीलिए ये रूल लाया। कंपनी का कॉस्ट कम होता है ना, कंपनीज को प्रोविडेंट फंड में इसमें उसमें 12% देने हैं, तो 10,000 के 12% ऑफ कोर्स कम है एज कम्पेयर टू 25,000। तो ये इस रूल को समझो, इसलिए मैंने बताया कि इसको डिटेल में बाद में बताऊंगा। और अगर 50% के लिमिट में है तो आपकी सैलरी उतनी ही होगी। तो बेसिक पे डी 30,000 है और अलाउंस वगैरह 20,000 है, टोटल 50,000 हो गए, ठीक है। अब अलाउंस कितने हैं, 20,000, 50,000 के 20,000 कितना है, 40% है, तो 50% से कम है ना, तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो भी कंपनी है उसको इतने अमाउंट पे पीएफ वगैरह पैसा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे जानबूझ के उन्होंने ये कम किया और ये ज़्यादा किया अलाउंस। तो वही मैं एक्सप्लेन करना चाहता था आपको कि 50% रूल एक्चुअली में कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता क्या है एक्चुअली। तो मैंने एक्सप्लेन किया। अभी इतना कोई डिटेल में नहीं पूछेगा आपको, ये तो बस मैंने समझाने के लिए एक्सप्लेन किया है, ठीक है। आप बस ये समझो कि बोनस, एचआरए, ओवर टाइम, ये अकोमोडेशन, ठीक है, पेंशन फंड में, पीएफ में, पेंशन में जो पैसा जा रहा है वो सब एक्सक्लूडेड है, सैलरी में नहीं आता। लेकिन वो आ सकता है, कब आ सकता है, अगर वो 50% से ज़्यादा है। इस केस में 50% से ज़्यादा है तब वो
आपके वेजेस में उसको इंक्लूड किया जाएगा, समझ में आया। तो वही फैक्ट है, वही थोड़ा एग्जांपल के साथ मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ हो और कंफ्यूजन ना हुआ हो, ठीक है। अब एक जेंडर इक्वालिटी के लिए जो वेजेस है ना, इसी में डाला है जेंडर पे इक्विटी का एक रूल है। क्या है, देखो जब आप इक्वल वेजेस बोलते हो तो हम वेजेस में क्या बोल रहे हैं, अभी मैंने बताया कि वेजेस में हम सिर्फ बेसिक पे डीए बोल रहे हैं। तो एक कोई मेल है एक फीमेल है, उनका बेसिक पे डीए सपोज सेम है, तो सबका सबको सेम नहीं मान सकते आप, अनलेस एंड अनटिल ये जो चार है वो भी सबको सेम होनी चाहिए। अदरवाइज कंपनी क्या कर सकती है ना, बेसिक पे डीए मेल और फीमेल का दोनों का सेम रखा, लेकिन मेल को ये ज़्यादा दे रहे हैं, कंसेशन ज़्यादा दे रहे हैं, एचआरए ज़्यादा दे रहे हैं, या फिर अवार्ड सेटलमेंट ज़्यादा दे रहे हैं, ओवर टाइम अलाउंस मेल को ज़्यादा मिल रहा है, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है ना। उनका बेसिक पे तो सेम है मेल फीमेल का, लेकिन मेल को ज़्यादा ये सब चीज़ ज़्यादा मिल रही है, अलाउंस एचआरए, तो उसकी इन हैंड सैलरी ज़्यादा होगी और इसकी कम होगी, इवन दो पेपर पे इनका बेसिक पे वेज सब सेम है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पे वेजेस की डेफिनेशन में ये जेंडर पे इक्विटी का एक प्रोविजन ऐड किया है। यहाँ पे क्या किया है कि वेजेस तो एक होने ही चाहिए, इक्वल होने ही चाहिए, बेसिक पे डीए और पे बेसिक पे जो है वो इक्वल होने ही चाहिए। उसके साथ साथ ये चार चीज़ें जो है ये भी सेम होनी चाहिए, ताकि जो वेज है वहाँ पे फेयरनेस बना रहे, इक्वालिटी हो। दिस फोर आइटम मस्ट बी इंक्लूडेड इन कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉयज वेजेस, ठीक है। तो हिडन डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए और कॉम्प्रहेंशन कंपैरिजन के लिए। तो ये हो गए सारे डेफिनेशन, सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मैंने इसमें एक्सप्लेन किया है। और जो भी कॉम्प्लेक्स मुझे लगा कि ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, उसको मैंने कोशिश की है एक्सप्लेन करने की, ठीक है। तो आप आई होप यू अंडरस्टैंड वट एवर आई एक्सप्लेन। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है शुरू में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, और बाकी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें आएगी जब भी हम एक्ट पढ़ेंगे ना बाद में, तो ये बार बार आने वाला है। अनऑर्गेनाइज वर्कर, ये गिग वर्कर, ये बहुत सारी चीज़ें, ट्राइब्यूनल, ये सब बार बार आने वाला है। तो पहले तो ये वाला क्लियर कर लो, क्योंकि ये कोड की शुरुआती ये डेफिनेशन से होती है, तो डेफिनेशन अगर क्लियर है तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। तो नेक्स्ट पार्ट में ईएसी कोड पे नेक्स्ट चैप्टर जो है उस पर बनाऊंगा मैं। तो अभी के लिए थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कर लो यार, लाइक कर लो, ठीक है। अगर पसंद आए तो लाइक करना। थैंक यू फ्रॉम माई साइड।